हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग नस्य कर्म जो है, पंचकर्म में से एक कर्म है नस्य कर्म। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा और ना आप लोग को प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्पेक्ट से इसको मैं बताऊंगा, क्योंकि ग्रंथों में तो नस्य के बारे में बहुत ज्यादा नस्य विधि अष्टांग हृदय में बताया है, चरक संहिता में बताया है, सुश्रुत संहिता में बताया है। तो नस्य को हम लोग किस तरह से जाने, किस तरह से समझे और प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक में इसका किस तरह से प्रयोग करें, या मैं आप लोगों को विस्तार से बताने के लिए आया हूं। तो नस्य कर्म जब हम लोग देखते हैं तो पंचकर्म में से एक कर्म नस्य कर्म है। तो कोई भी द्रव्य जब नाक के द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है, जो भी औषधि द्रव्य खासकर जब नासा से सिर में प्रवेश किया कराया जाता है, तो इसको नस्य विधि कहा जाता है। नस्य कर्म जो रहता है वो नाक से डाला जाता है और अलग अलग मेडिसिन, कभी घृत कल्पना, कभी तेल कल्पना, कभी स्वरस कल्पना, अलग अलग तरीके से मेडिसिन में एक तरह से ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इस तरह से इसको जाना जाता है कि एक रास्ता है जिस तरह से मेडिसिन को हम लोग नाक से मस्तिष्क में और जो भी सर्वाइकल एरिया है वहां तक हम पहुंचा सकते हैं, या ऊर्ध्व जत्रुगत एरिया जो है उसमें हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नस्य दिया जाता है तो शोधन चिकित्सा, जब हम शोधन चिकित्सा देखते हैं तो वमन विरेचन बस्ती, ये जब हम शोधन देखते हैं तो यह शिरो विरेचन भी होता है। जो ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में जो कफ है, विकृत कफ जो संचित हुआ है, स्त्रोतोरोध है, उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह शरीर से बाहर सारे दोषों को निकाल देता है। और यह जो क्रिया है ये केवल आयुर्वेद में ही बताया है, और कोई पैथी में, कोई मेडिकल साइंस में नहीं बताया। केवल आयुर्वेद की स्पेशलिटी है कि नस्य से हम लोग बहुत सारे व्याधियों को ठीक कर सकते हैं। और यह नस्य कर्म है वो आज का नहीं है, सतयुग में भी इसका प्रयोग किया जाता था, त्रेता युग में भी किया जाता था, द्वापर युग में भी किया जाता था, कलयुग में भी किया जाता है। सबसे महान उदाहरण जो है वह त्रेता युग में लक्ष्मण जी को जब शक्तिपात लग गया था, रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था तो वो बेहोश हो गए थे। तब उस समय ये जो रावण का जो वैद्य थे, राजवैद्य, उस टाइम पे राजा के जो वैद्य होते थे उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता था, क्योंकि वो सारे सैनिकों को और सबको ठीक करते थे। तो सुशेष नाम के वैद्य को बुलाया गया, और तो फिर वो शत्रु का भी अगर रहे, मतलब कोई रहे, तो वैद्य के लिए वो नहीं था, वैद्य का काम है चिकित्सा करना। तो वो उनको बुलाया गया, तो फिर रावण ने परमिशन दे दिया कि आप जाइए। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको तो शक्तिपात लगा है, तो इनका इलाज केवल संजीवनी बूटी से ही हो सकता है। तो वह हिमालय पे वनस्पति है और उसका वर्णन बता दिया गया। तो कौन जाके लाएगा? तो हनुमान जी को बुला गया, पवन पुत्र हनुमान जी, क्योंकि उड़ सकते थे, उनको ऐसी विद्या प्राप्त थी, तो उनको बोला गया कि आप जल्दी से उड़ के जाइए और वहां द्रोणगिरी पर्वत है हिमालय पे, वहां से संजीवनी बूटी लेके आइए। तो अब हनुमान जी हैं वह जब गए वहां पे, तो वहां उन्होंने सोचा, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान है, उन्होंने ये सोचा कि रावण जो है वो तो श्रेष्ठ पंडित है, अगर उसको ये संजीवनी बूटी की विधि मालूम पड़ गई और इसका नस्य मालूम हो गया तो वह अपने सारे राक्षसों को भी जीवित कर देगा, अपने पुत्रों को भी जीवित कर देगा। तो इसीलिए उन्होंने बेवकूफ बनने का एक नाटक किया, और उन्होंने क्या किया कि पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लिया और वह लंका की तरफ आने लगे। तभी अयोध्या में भरत जी जो थे वह राम जी का वेट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई तो बंदर है वो उड़ रहा है और पहाड़ लेके उड़ रहा है, और कुछ तो वनस्पति जो चमकदार वनस्पति उसको लेके उड़ रहा है। तो उन्होंने एक बाण मारा तो हनुमान जी नीचे उतर गए, नीचे गिर गए, और पर्वत भी गिर गया। तो उन्होंने कहा कि आप किस लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि एक हमारे अयोध्या के राजकुमार हैं, रामचंद्र भगवान, उनके भाई हैं लक्ष्मण जी, उनको शक्तिबाण लगा है, तो उनको हम ये संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे ही भाई हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए। फिर उन्होंने अलाउ कर दिया, क्योंकि कैसा था कि अब जैसे यूक्रेन में कोई भी देश है तो उसका एयर स्पेस यूज जब हम लोग करते हैं तो देश का परमिशन लेना पड़ता है। तो मतलब कोई भी एयर स्पेस यूज करे, तो हनुमान जी को भी अयोध्या का एयर स्पेस के लिए उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि वो राजा वही थे, वो वही राज्य संभाल रहे थे। जब एयर स्पेस अलाउ किया गया, और देखिए उस टाइम पे भी ये टेक्नोलॉजी थी कि कोई भी हमारे एयर स्पेस पे उड़ नहीं सकता है हमारे परमिशन के बिना। तो जब भरत जी ने उनको परमिशन दिया तो हनुमान जी आए और उन्होंने सुशेषण को दे दिया। तो बोले आप पहाड़ क्यों लेके आए? तो बोले मैं तो समझ ही नहीं पाया संजीवनी बूटी कौन सा है, आप पूरा पहाड़ में से ढूंढ लीजिए। फिर उन्होंने उसको संजीवनी बूटी का स्वरस निकाला और उनका नस्य दिया, और नस्य देते ही वो लक्ष्मण जी जीवित हो गए, मतलब जो बेहोश मूर्छा में हुए थे, कोमा में थे, वो आ गए। तब मतलब ये नस्य का उल्लेख उस टाइम पे भी किया है। और भी हम लोग महाभारत पढ़ते हैं, वैदिक सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, अरण्यक पढ़ते हैं,
पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो सारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं नस्य का तो बहुत ज्यादा वर्णन है। उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा कि वेदों में कहाँ कहाँ बताया है नस्य के बारे में। अभी वो विषय अलग है, अभी जो विषय है वो नस्य विधि पे मैं बताने निकला है। तो ऐसे ही त्रेता युग में भी इसका प्रयोग होता था, द्वापर युग में भी होता था, और अभी कलयुग में तो नस्य का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो ये नस्य से हम लोग कभी कभी शोधन करते हैं, कभी शमन करते हैं, कभी ब्रीहण करते हैं। तो नासा ही शीर्षोदारम, नाक जो रहता है वो सिर का द्वार रहता है, सारा जो भी द्रव्य है, मेडिसिन है, वो हम पहुंचा सकते हैं ब्रेन में। तो जैसे हम लोग वमन विरेचन बस्ती देखते हैं, वमन जो है वो कफ की चिकित्सा रहती है, विरेचन रहती है वो पित्त की चिकित्सा रहती है, बस्ती जो रहता है वायु की चिकित्सा रहती है। तो ये नस्य जो है ना, ये सारे दोषों के लिए चिकित्सा है। बस नस्य का आप लोग मेडिसिन बदल दीजिए, अगर शोधन करना है तो तीक्ष्ण औषधि दे दीजिए, शमन और ग्रहण करना है तो मधुर रसात्मक औषध दे दीजिए, शीत वीर्यात्मक या उष्ण वीर्यात्मक आप लोग मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दोष को देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बस ये देखना पड़ता है कि इसमें कफ का संचिति, क्योंकि कफ का ये स्थान है पूरा, तो कफ की संचिति है कि नहीं, शोधन और शमन ग्रहण क्या करना है उस हिसाब से ड्रग का सिलेक्शन कर देना पड़ता है। अब नासा जो है यह ना शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है और एक रास्ता है, बहिर्मुख स्रोत में आता है कि वहां से नोस्ट्रिल से कोई भी दवाई डाला जाए तो वहां से वो ब्रेन में जाता है। इस वजह से नासिका जो है वो श्वसन मार्ग का भी स्थान है, मतलब श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी एक प्रमुख अंग है। यहीं से हम लोग सांस लेते हैं, यहीं से छोड़ते हैं, मतलब एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन यहीं से हो जाता है। तो इसलिए और नासा को ना नासा इंद्रिय जो है वो स्मेल लेने का भी काम करती है, मतलब नाक जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि और ये चेहरे का भी वो करता है कि नासिका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है उनका नाक देखेगा टेढ़ा है, किसी का ऐसा है, किसी का कैसा है। तो ये जो नासिका जो रहता है ना, चेहरे का सुंदरता सौंदर्य के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और नासिका जो है वो स्मेल गंध लेने का भी प्रमुख एक ज्ञानेंद्रिय है, ये आप लोग को मालूम है। तो जब हम लोग नस से देते हैं ना, तो हमें नासिका और जो घ्राणेंद्रिय है इसको ध्यान में रखना पड़ता है, और यहाँ कौन सा मर्म है उसको भी देखना पड़ता है। तो नासिका के अंदर ना श्रृंगाटक मर्म है, तो जब हम नस से देते हैं तो श्रृंगाटक मर्म पे ही उसका स्टिमुलेशन मिलता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से प्राण वायु, उदान वायु और तर्पक कफ, क्योंकि तर्पक कफ मस्तिष्क में रहता है, तर्पक कफ, साधक पित्त, ये सब दोषों को हम लोग को देखना पड़ता है और इनकी ही चिकित्सा करके हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से घ्राणेंद्रिय, जो नासिका में घ्राणेंद्र रहती है उससे स्मेल आता है, गंध आता है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। और षडंग में से एक महत्वपूर्ण अंग है, ये हम लोग जानते हैं। और ये कौन सा महाभूत प्रधान है, तो पृथ्वी महाभूत प्रधान है। ऐसे ही गर्भाशय जो है वह भी स्त्रियों में पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो गर्भाशय में जो भी दवाइयां पहुंचानी है, आप एक स्थान पर एक आश्रय पृथ्वी महाभूत प्रधान आश्रय में आप लोग डालेंगे नस से, तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर आता है, गर्भाशय पे आता है। तो जितने भी हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं गर्भाशय पे काम करना होता है, पीसीओडी रहता है, फाइब्रॉइड रहता है, नस से देंगे तो तुरंत ही गर्भाशय का कार्य अच्छा होने लगता है। इरेगुलर मेंसेस है या वाइट डिस्चार्ज, अलग अलग नस से देने से ही बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब हम लोग स्त्रोतस अगर देखेंगे तो नस से देने से कौन कौन से स्त्रोतसों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो प्राणवह स्त्रोतस, प्राणवह स्त्रोतस तो आप लोगों को पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है श्वसन संस्थान, उसमें नस से देने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से मज्जावह स्त्रोतस, नाशा ही शीर्षोदारम, और मस्तिष्क जो है वो मज्जावह स्त्रोतस में, मतलब मज्जा से बना हुआ है मस्तिष्क, तो वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। शुक्रवह स्त्रोतस, अब आप पूछेंगे शुक्रवह स्त्रोतस पे कैसे करता है, तो यहां पर भी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। मॉडर्न साइंस से अगर हम समझेंगे तो जब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से सारे हार्मोन जब सिक्रेट होते हैं, एड्रीनालिन या नॉर एड्रीनालिन वगैरह, जो स्टिमुलेशन मिलता है डायरेक्ट यहाँ नहीं रहता है लेकिन वो स्टिमुलेशन मिलता है, तो उसका इफेक्ट होता है कि टेस्टोन लेवल भी अच्छा हो जाता है, थायराइड का सिक्रीशन होता है, मतलब सब स्टिमुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड ही देता है, तो उसको हमें जानना चाहिए। तो इसका इफेक्ट शुक्रवह स्त्रोतस पर जरूर पड़ता है। जिन लोग जो पेशेंट आते हैं शीर्ण शुक्र के आते हैं या शुक्र क्षय के पेशेंट आते हैं, ओज व्यापत के आते हैं, ओज क्षय के आते हैं, उनको नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहता है, स्ट्रेस रहता है और कभी कभी नाइटफॉल की तकलीफ रहती है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम नस से कर देते हैं तो उसका इफेक्ट तुरंत ही शुक्रवह स्त्रोतस पे पड़ता है और शुक्रवह स्त्रोतस स्टिमुलेट हो जाता है, शुक्र स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा होने लगता है। तो और ये हमें अप्लाइड ऐसे पता चलता है। तो शुक्रवह स्त्रोतस पे काम करना है तो आप वृक्ष दवाइयां दीजिए, वाजीकरण दीजिए, लेकिन आपको नस से देना बहुत जरूरी है, तभी अच्छा फायदा होगा। इस तरह से मनोवह स्त्रोतस, माइंड आपका, अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है जो स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है बहुत ज्यादा, और डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, एंगर में है,
काम क्रोध द्वेष लोभ ईर्ष्या मद मात्सर्य ये सब भावनाओं में बहुत ज्यादा है, तो उनको नस्य दे देंगे तो बहुत सारा मन की दृष्टि ठीक हो जाती है और मन जो है रज और तम से दूर होकर सत्व गुणात्मक हो जाता है, पेशेंट को नींद आने लगती है। तो मनोव स्त्रोतस इसी तरह से फिर से मैं बताता हूं, तो प्राणव स्त्रोतस पे नस्य का बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होता है, मज्जाव स्त्रोतस पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, शुक्रव स्त्रोतस पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, मनोव स्त्रोतस में डायरेक्ट इफेक्ट होता है, प्राणवायु उदान वायु तर्पक कफ साधक पित्त इन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो इसलिए नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और जो लोग आप लोग आयुष दर्पण के चिकित्सक लोग नस्य नहीं करते हैं, आप लोग जरूर नस्य का जरूर प्रयोग करिए और आप लोग सक्सेसफुल होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। नस्य विधि जो रहता है वो मज्जा धातु और शुक्र धातु पे काम करता है, ये आप लोग को मालूम है। उसी तरह से जब जैसे हम लोग वमन कराते हैं तो वमन का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो रस धातु पे पड़ता है। रक्त मोक्षण जब हम लोग करते हैं तो किस पे इफेक्ट पड़ता है, तो रक्त धातु पे पड़ता है। विरेचन जब हम लोग करते हैं तो मांस धातु और मेद धातु पे विरेचन का इफेक्ट पड़ता है। बस्ती का इफेक्ट कहां पड़ता है, तो अस्थि धातु पे पड़ता है। और नस्य विधि का प्रयोग करते हैं तो किस पे पड़ता है, तो मज्जा धातु पे और शुक्र धातु पे पड़ता है। तो ये हर कर्म का कोई कोई धातु पे स्त्रोतस पे कैसा इन्वॉल्वमेंट है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसको जानना जरूरी। तो मज्जा और शुक्र इस पे डायरेक्ट ही पड़ता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा नस्य का इफेक्ट डायरेक्ट रस पे रक्त पे नहीं पड़ता है, मज्जा और शुक्र धातु पे पड़ता है, इसलिए इसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। नस्य कर्म का प्रयोग जो है वो शुक्र धातु पे पड़ता है, ये आप लोगों को मालूम है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में पुंसवन संस्कार का महत्व है। पुंसवन संस्कार पुष्य विधि, पुष्य नक्षत्र में उसी टाइम पे सफेद कपड़ा पहन के, और पुष्य नक्षत्र में कुछ वनस्पतियां हैं जैसे लक्ष्मणा है, अपामार्ग है, बरगद है, इनके पास जाके प्रार्थना करनी है कि हे वनस्पति देवता आपका सारा सत्व इस हमारे जो वनस्पति हम तोड़ रहे हैं उसमें आ जाए, और उसको हम ग्रहण करते हैं और उसके बाद में उसका स्वरस बनाते हैं, उसका फिर शीरपाक करते हैं, और जब हम राइट नॉस्ट्रिल में डालते हैं तो उससे बालक होता है, मतलब पुत्र होता है, और इससे छोड़ते हैं तो लड़की होती है। ये पुंसवन संस्कार आप लोगों ने पढ़ा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने बैन लगा दिया है, लेकिन मतलब इसका इफेक्ट साइंस के हिसाब से देखें तो शुक्र धातु पे जरूर पड़ता है, और पुंसवन संस्कार में तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसका हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए कि शुक्र धातु पे इसका इफेक्ट होता है। इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय और प्रजनन संस्थान, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस पे बहुत ज्यादा संबंध पड़ता है, संबंध आता है। दूसरा हम लोग अगर देखेंगे तो जितने भी सुगंधी द्रव्य है वो सब वाजिकर हैं। गंध जो है वो गंध कौन समझ करता है, और गंधवती पृथ्वी ऐसा बताया। तो पार्थिव ये नासा है पृथ्वी में, और यहीं से हमें गंध पता चलता है। जितने भी वाजिकर द्रव्य हैं उनका अगर हम लोगों ने नस से दे दिया, उसका इफेक्ट शुक्र व स्त्रोतस पे डायरेक्ट होता है। शुक्र अच्छा हो जाता है, स्पर्म मोटिलिटी स्पर्म काउंट बहुत अच्छा हो जाता है। इस पर मैं एक और लेक्चर लूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। और इसी तरह से हम लोग जब देखते हैं तो जब नस से मतलब कुछ अच्छा गंदा स्मेल, सॉरी अच्छा स्मेल अगर हम लोगों ने सूंघा तो हमें ना काम की इच्छा हो जाती है, मतलब सेक्सुअल जो डिजायर है वो बढ़ जाता है। मतलब अच्छा स्मेल, परफ्यूम, कोई लड़की आ रही है और उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया तो हमें कुछ तो अलग हार्मोन सिक्रेट, क्यों इसका इफेक्ट, क्योंकि वो माइंड पे भी पड़ता है, शुक्र धातु पे भी पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट नस्य का। अब ये हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि फ्यूम्स उड़ के आ रहे हैं, हाँ ठीक है लेकिन नासिका का तो इफेक्ट हो रहा है ना, माइंड पे हो रहा है, शुक्र धातु पे पड़ रहा है, मज्जा धातु पे पड़ रहा है, तो हमें शुक्र धातु पे इसका इफेक्ट होता है। यह प्रूव कर दिया कि ये इस शुक्र धातु पे इसका जरूर फायदा होता है। इसी तरह से नस्य कर्म के वजह से स्थानिक और सार्वदेहिक दोनों शरीर में फायदा होता है। मतलब वो एरिया में भी होता है, जैसे कि डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, साइनस है, पैरानेजल फ्रंटल साइनस है, इथमॉइड साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, इसमें अगर ब्लॉकेजेस है और हम लोगों ने कुछ शिरोविरेचन द्रव्य नस से दिया तो उसका इफेक्ट होता है कि सारा शिरोविरेचन हो जाता है, पूरा कफ जो संचित है बहुत साल से वो निकल जाता है, और जो ये ऑल्फैक्टरी नर्व है वहां से स्टिमुलेशन मिलता है और स्मेल आने लगता है, जिसका गंध लॉस ऑफ स्मेल है ऐसा कंडीशन है तो आने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि स्थानिक तो इससे फायदा होता ही है, इसका इफेक्ट सार्वदेहिक भी होता है, मतलब पूरा बॉडी में होता है। नस्य का आप लोग कभी भी देखिएगा
बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैं नस से शीर वाला तेल का 101 आवर्ती वाला नस से यहाँ से दे रहा हूँ और उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो जाता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो जाता है, फिर नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ठीक हो जाता है। मतलब इतना इफेक्ट होता है सार्वदेहिक लक्षण जब फायदा होता है तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जब हम नस से देते हैं इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर विकृत है वो बैलेंस हो जाता है। फिर टीएसएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब एकदम बैलेंस हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो जाता है। तो नस्य का जो है इफेक्ट सार्वदेहिक होता है, ये मैंने आप लोगों को प्रूव कर दिया और आप लोगों को मालूम है ये कोई भी बात। इसी तरह से नस्य जो है वो ज्यादा खर्चीला नहीं है। जैसे वमन हम लोग कराते हैं तो स्नेह स्वेदन करा के स्नेह स्नेह स्वेदन पूर्वक फिर वमन करते हैं तो वो खर्च आता है उसमें, नस उतना खर्चा नहीं आता है। तो हर चिकित्सक अपने प्रैक्टिस में नस्य का प्रयोग करें, कम खर्चा में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है और पेशेंट जल्दी सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं और रिजल्ट भी आता है। इसलिए नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से नस्य कर्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा साधन सामग्री करने इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास अगर एक टेबल है उसमें पेशेंट को लेटा दीजिए, हेड लो पोजीशन कर दीजिए, आराम से नस्य दे दीजिए, पेशेंट आराम से जल्दी ठीक हो जाता है। उसी तरह से अगर हम वमन कराते हैं तो वमन के लिए हमें सारे साधन सामग्री जमा करना पड़ता है, पेशेंट को टाइम देना पड़ता है, बहुत उसमें मतलब पेशेंट को तकलीफ भी होती है, लेकिन नस्य से कभी भी तकलीफ नहीं होती है। तो इसलिए वो बहुत ही सुलभ है। नासा जो है वो शिर का द्वार है, ये आप लोग को पता है। मैं जो भी अभी बता रहा हूँ ये मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा चीज मराठी में, लेकिन मैं आप लोग को हिंदी में सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी का जो ज्ञान है, जो मेरे गुरुजी ने दिया है, वह सारा नॉलेज आप लोग तक जाए। तो क्योंकि ना ये सिंप्लीफाई करके सारा चीज लिखा है। ग्रंथ पढ़ते हैं तो नींद आती है उसमें मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अकेले आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा, उसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। अब मैं ये जो बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करके अपने सर के नोट से आप लोग बस सुन लेंगे ना तो आपको मन करेगा कि हम भी नस से आप करें और हमारे पेशेंट ठीक हो जाए। तो इसीलिए नस्य जो है वो नाशा ही शीर्षो द्वारम, सिर का द्वार कौन सा है तो नासा है, ये आप लोग को मालूम है। और ऐसा एनाटॉमी मॉडर्न एनाटॉमी में पाया गया है कि क्रीपरी फ्रॉम प्लेट होता है तो वो वहां पे एक होल होता है, जब हम नाक में डालते हैं ना तो वहां होल से वो ब्रेन में चला जाता है, ये मॉडर्न साइंस भी मानता है। तो इसका मतलब ये सच है, हमारे ऋषि मुनि जो थे उन लोगों को मालूम था कि नाक में तेल डालेंगे या घी डालेंगे तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट ब्रेन पे पड़ेगा। और हम लोग ये एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, ये उन लोगों को भी मालूम था। इसी तरह से नस्य कर्म का अलग अलग विधि से अगर हम लोग देखते हैं तो और कर्म का इफेक्ट इससे अगर हम लोग देखते हैं तो नस्य जो है वह शिरोविरेचन, शिरोविरेचन में एक टाइप रहता है, दूसरा बृहन रहता है, एक शमन रहता है। तो हम लोग शिरोविरेचन देखते हैं तो यह रेचन इसका पर्याय नाम है या शोधन है। तो उसका आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जब देखते हैं ना कि कभी साइनोसाइटिस हो गया, कफ बहुत ज्यादा जमा है, स्त्रोतोरोध है, तो हम लोग नाक में ये डालते हैं। और अपामार्ग तंडुल्य अध्याय जो है चरक संहिता में सूत्र स्थान में दूसरा चैप्टर वह नस्य विधि में अपामार्ग तंडुल्य, इससे ही बताया, उसमें पूरा पंचकर्म शोधन वाला बताया। तो अपामार्ग तंडुल्य, अपामार्ग के जो तंडुल होते हैं उसका नस्य डाला है और उसी में बहुत सारे फणिंजक है, हिंग है, बच्चा है, सरसों का तेल है, बहुत सारे द्रव्य बताए जो शिरो विरेचन करने वाले द्रव्य हैं। तो उससे शुरुआत किया है। तो आप लोग सोचिए कि जब उन्होंने चरक संहिता लिखना शुरू किया आचार्यों ने, तो सबसे पहले ये असली में देखें तो अग्निवेश तंत्र है, उसको चरक जी ने प्रति संस्कृत करके सिंप्लीफाई करके लिखा। तो जब पहला अध्याय है दीर्घ जीवितम अध्यायम, जब उन्होंने ये लिखा पहला अध्याय, उसके कैसे हम लोग दीर्घ जीवन की कल्पना करें, उसमें लिखा है कि कलयुग में 120 साल की उम्र है और 5 दिन का आयु, मतलब 120 ईयर्स हमें जीना चाहिए और 5 दिन, इतना एक नॉर्मल एज बताइए। इससे ज्यादा जिए तो और अच्छा है, लेकिन इतना तक कोशिश करना चाहिए कि क्वालिटी लाइफ रहे हमारा, ऐसा बताया है। जब दीर्घ जीवित अध्याय बता दिया उसके बाद में आचार्य लोगों ने चिकित्सा या कोई और चीज नहीं बताया, सबसे पहले उन्होंने पंचकर्म बताया और उसमें अपामार्ग तंडुल्य बताया। इसका मतलब यह है कि आचार्य लोगों को मालूम था कि जब हम नस्य करते हैं तो दीर्घ जीवन की प्राप्ति हो जाती है। और यह अनुभव में भी आया कि जो लोग रोज नृत्य करते हैं उनका आंखों का चश्मा उतर जाता है, बाल झड़ना ठीक हो जाते हैं, कानों से सुनाई देने लगता है, और उनके जो वर्टिब्रास में कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अगर सेरेब्रल एट्रोफी है, पार्किंसन है, अल्जाइमर्स डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं केवल नस से करने से वो सारी सॉल्व होने लगती है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो आत्मा जो शरीरेंद्र सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम, जब ऐसे बोलते हैं कि शरीर इंद्रिय आत्मा मन इनका संयोग से बनता है, तो नस्य का कार्य जो होता है शरीर पर भी पड़ता है, इंद्रियों पे भी पड़ता है,
आत्मा पे तो पड़ेगा ही, जब मन अच्छा होगा तो आत्मा पे पड़ेगा ही, और मन पे तो जरूर पड़ता है। और हमारे शरीर से जब आत्मा निकलती है, धनंजय नाम का वायु जो है वह जब निकलता है तो वह ऐसा बोलता है कि नासिका से प्राण को लेके जाती है, ऐसा बताया है। मतलब नासिका ही सबसे मेन रहता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। श्वास प्रश्वास जो है वह भी नासिका से ही आता है। तो और जब आत्मा निकलती है तो वो मन के साथ निकलती है। जो मन है वो ना मन जैसा रहेगा वैसा हमें आगे जन्म मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, ऐसा ग्रंथकारों ने बताया। तो मन पे भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो मैं नस्य के बारे में बता रहा था कि शिरो विरेचन, अपामार तंडुली को बताया कि दीर्घ जीवन की कल्पना करनी है तो आप शिरो विरेचन कर दीजिए, स्त्रोतस की शुद्धि कर दीजिए, उसके बाद में शमन बृहण नस्य दे दीजिए, तो पेशेंट का आयु बढ़ जाता है। हमारे सर ऐसे बताते हैं, जमदग्नि सर, कि अगर आप लोगों को वार्धक्यता से दूर रहना है, कोई बीमारी से दूर रहना है, प्रज्ञाप्राध से दूर रहना है, आपका माइंड चलना चाहिए, तो आपको नस्य देना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको दिनचर्या में रखा है। ठीक है। फिर दूसरा बताया बृहण नस्य। बृहण नस्य में हम बृहण करते हैं, जैसे कि सेरेब्रल एट्रोफी हो गया, फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, बहुत सारे ब्रेन के डिजीज होते हैं, मैं आगे बताने वाला हूं। इसी तरह से शमन नस्य, जब दोष बहुत ज्यादा विकृत हो जाते हैं, जैसे कभी कभी बीपी बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो वहां पर दोषों को शमन करना पड़ता है, वहां पर हम लोग शमन देते हैं। बृहण कब करते हैं? जब हमें बृहण करना होता है, हमें बहुत ज्यादा वहां पे पोषण देके उसको वृद्धि करना होता है जहां पर क्षय हो गया है। तो ये इसीलिए शिरो विरेचन, बृहण और शमन, ये 3 टाइप आचार्य लोगों ने बताया है। मैं जो भी बता रहा हूं आप लोग उस मत से सहमत है कि नहीं? क्योंकि ये ग्रंथ वाला है, आप लोग नहीं सहमत है तो आप लोग यहाँ इनबॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग उस पर और चर्चा करेंगे। उसी तरह से नस्य के टाइप जो है वह द्रव्य भेद के अनुसार अगर हम लोग देखें तो चूर्ण फॉर्म में, द्रव्य भेद से अगर देखते हैं तो चूर्ण, चूर्ण का हम लोग नस्य दे देते हैं, कल्क का नस्य दे देते हैं, जैसे मोचरस का हम लोग नस्य दे देते हैं, वो कल्क बना के उसका देते हैं। शीर का प्रयोग करते हैं तो गोदुग्ध का प्रयोग करते हैं। जैसे आंखों में अभिषंध हो गया है, बहुत ज्यादा ना रेडनेस आ गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो स्त्री दुग्ध का नस्य बोला गया है। जब उसका नस्य देते हैं तुरंत कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है, ये आप लोग को मालूम है। इसी तरह से गाय के दूध का, भैंस के दूध का, बकरी के दूध का, भेड़ का दूध का, गधी का दूध का, ऊंट ऊँटनी के दूध का, अलग अलग दूध का जब हम नस्य देते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है अलग अलग व्याधियों में। और ग्रंथों में आप लोगों ने पढ़ा है कि उन्माद अपस्मार भी नस्य का बहुत ज्यादा उपयोग करता है। इसी तरह से स्नेह नस्य देते हैं, इसमें तेल का या घृत का हम लोग नस्य देते हैं। उसी तरह से मासरस का नस्य देते हैं। फिर धूम रूप में हम लोग नस्य देते हैं, धुआं के रूप में देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। धूम्रपान बताया ना, उस तरह से। फिर क्वाथ के रूप में दे सकते हैं, सार रूप में दे सकते हैं, फिर मद के रूप में दे सकते हैं। मतलब द्रव्य भेद से इतने सारे टाइप्स हैं कि हम लोग नस्य दे सकते हैं। अलग अलग मेडिसिन जो रहती है, जो चूर्ण फॉर्म में रहती है, कल्क फॉर्म में रहती है, शीर फॉर्म में रहती है, स्नेह फॉर्म में रहती है, मांस रस के रूप में रहती है, धूम के रूप में रहती है, क्वाथ के रूप में रहती है, सार के रूप में, और मद के रूप में रहती है। तो इस तरह से हम लोग नस्य देते हैं। कहीं कहीं ग्रंथकारों ने बोला है कि मद्य के रूप में भी, कोई मदिरा रहता है उसका भी नस्य देने से बहुत सारी व्याधियां ठीक हो जाती हैं, तो वो मद्य के रूप में भी बोला है, और मधु के रूप में भी नस्य देने के लिए बोला है। इसी तरह से कार्मुकता के हिसाब से, मतलब कार्य किस तरह से कर रहे हैं, फंक्शनली वो क्या काम करते हैं, तो एक रेचन बताया है, एक बृहण बताया है, और एक शमन बताया है। तो रेचन जो है उसके 2 टाइप बताए हैं अपने ग्रंथकारों ने। एक होता है संज्ञा प्रबोधन, मतलब आप लोग कभी भी पेशेंट को अगर देखेंगे तो कोई कोमा में पेशेंट सोया हुआ है, आप क्या करिए कि संज्ञा प्रबोधन के लिए आप लोग संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य, वचा हो गया, ज्योतिषमती हो गया, फिर सरसों का तेल हो गया, या गोमूत्र हो गया, इसका नस्य देंगे ना, तो जैसे ही नस्य डालते हैं पेशेंट ना कोमा से बाहर आ जाता है, या फिर उसमें हलचल जरूर होती है। तो जो भी तीक्ष्ण नस्य, संज्ञा प्रबोधन करने वाले नस्य, जैसे कि हनुमान जी का मैंने बताया, संजीवनी बुट्टी का उन्होंने नस्य दिया तो लक्ष्मण जी जी उठे, वह संज्ञा प्रबोधन करने वाला नस्य होता है। मतलब लक्ष्मण जी कोमा में थे, उनको नस्य दिया गया तो वो कोमा से तुरंत ही बाहर आ गए। तो मतलब ये जो आईसीयू मैनेजमेंट है ये पहले भी होता था, और मतलब इसका इतना सफल चिकित्सा होता था। तो ये हो गया शोधन नस्य, यह जो संज्ञा प्रबोधन करता है। स्त्रोतस अवरुद्ध हो गया है किसी ना किसी वजह से, तो उसको खोल देना है तो अपने आप संज्ञा प्रबोधन हो जाता है, और लिम्बिक सिस्टम जो है वो जागृत हो जाता है, और पेशेंट ना कॉन्शियस होकर जाग जाता है। तो ये संज्ञा प्रबोधन नाम का एक नस्य होता है। दूसरा अगर हम लोग देंगे तो कृमिग्न नस्य होता है, कि अगर शिराशूल हो रहा है, बहुत ज्यादा कृमि हो गए तो हम लोग नस्य देते हैं तो वो अपने आप जो है वो कृमियां निकलने लगती है। जैसे नीम तेल का दे दिया, करंज तेल का नस्य दे दिया, तो सारी कृमियां जो है वो बिलबिलाते हुए निकल जाती हैं, क्योंकि वो कृमिग्न द्रव्य है।
तो ये रेचन होता है, एक संज्ञा प्रबोधन और एक दूसरा होता है कृमिघ्न नस्य। ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं शोधन नस्य होते हैं। दूसरा बृहण होता है नस्य, जो हम बृहण करते हैं, जैसे कि सेरेब्रल एट्रोफी है, एट्रोफिक चेंजेस आ गया ब्रेन में, इश्चीमिया हो गया है, पैरालिसिस में इश्चीमिक चेंजेस हो जाते हैं ब्रेन में। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वहां पे स्क्लेरोसिस के अलग अलग पैचेज आ जाते हैं ब्रेन में। ऐसे बहुत सारे अल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, फिर डीमाइलिनेटिंग डिजीज है। तो इन सब में हम लोग जब बृहण नस्य देते हैं, तो जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिया तो बृहण हो जाएगा, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके लिए हम लोग महाकल्याण घृत है, ब्राह्मी घृत है, विदार्यादि घृत है, कुष्मांड घृत है, अश्वगंधा घृत है, वो बृहण करने वाले, बृहणीय करने वाले सारे द्रव्य नस्य के रूप में देते हैं, तो वहां बृहण हो जाता है, पेशेंट रिकवर हो जाता है। उसी तरह से शमन नस्य, शमन नस्य में एक होता है स्तंभन नस्य और एक होता है कर्षण नस्य। स्तंभन नस्य जो रहता है वो रक्त स्तंभन के हिसाब से देखें। अगर कभी कभी किसी को क्या होता है कि खून आ रहा है बहुत ज्यादा, रक्त पित्त है, ऊर्ध्व रक्त पित्त है, नाक से खून आने लगा अचानक रक्तवाहिनी फूटने के बाद, तो वहां पर हम स्तंभन देते हैं। तो उसमें धातु स्तंभन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दुर्वा का स्वरस डाल देते हैं, दुर्वा घृत डाल देते हैं, तुरंत ही खून आना बंद हो जाता है। इसी तरह से स्तंभन के और भी उसमें अगर सब टाइप्स देखेंगे तो फलों का रस का नस्य देने से वह स्तंभन कर देता है। मूल के स्वरस का, मूल के रस का अगर नस्य देते हैं उससे ठीक होता है। पत्र का, कंद का, पुष्प का, निर्यास का, इन सब का नस्य देते हैं तो स्तंभन कर देता है। इसमें बहुत सारा अगर वास्ट है ये सारा पूरा स्टडी करना, और अभी आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग ना नस्य ही नहीं जानते हैं। अगर करेंगे तो इसमें कितना रिसर्च हो सकता है, एक ब्रांच हो सकता है, स्पेशलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि न्यूरो सर्जन होते हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, उसी तरह से नस्य के स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या होता है ना कि इच्छा शक्ति नहीं होती है, हमें ये नहीं होता है, हमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात है। तो नस्य पे अगर केवल नस्य से ही बहुत सारी व्याधियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन हम लोग करते ही नहीं है, ढूंढते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। उसी तरह से क्या होता है, दोष स्तंभन करने के लिए दूसरा रहता है दोषों का स्तंभन। जैसे पित्त का मैंने रक्त पित्त में बताया, उसका स्तंभन करना है तो दोष स्तंभन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, और तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कर्षण करने के लिए, कुछ ना कचरा वगैरह निकालने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से विधि अनुसार अगर हम लोग करते हैं तो प्रधमन नस्य, जो तेल प्रधमन नस्य जो रहता है वो चूर्ण फॉर्म में रहता है, फूक मारते हैं और वहां पे वो काम करता है। तो प्रधमन नस्य हो गया विधि के हिसाब से। और पीड़क नस्य होता है स्वरस के उससे, या धूम, धूम का हम लोग सेवन कराते हैं तो वह भी विधि के अनुसार हो गया। फिर मात्रा के हिसाब से कितना मात्रा में नस्य दे रहे हैं, एक मर्श मात्रा होती है, एक प्रतिमर्श मात्रा होती है। प्रतिमर्श मात्रा जो है वो 2-2 ड्रॉप सुबह शाम लेने के लिए बोला है। मर्श मात्रा मैं अभी विधि अनुसार प्रधमन नस्य, अपीड़क और धूम नस्य इसके बारे में और मैं बताऊंगा, एक लेक्चर में नहीं होगा, इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। तो मात्रा अनुसार मर्श नस्य और प्रतिमर्श नस्य, मर्श नस्य जो है वो 8 ड्रॉप्स बताया है और प्रतिमर्श जो है वो 2-2 ड्रॉप बताया है। तो इसको आप लोग को सब चीज मालूम है। अब शिरो विरेचन करना है तो नासा में करना है, नासा को शुद्ध करना है, सिर को शुद्ध करना है, गले को शुद्ध करना है, ऊर्ध्व जत्रु को शुद्ध करना है, पंचेंद्रियों को शुद्ध करना है। पंचेंद्रिय का आश्रय कहाँ रहता है, अधिष्ठान का रहता है, तो मस्तिष्क में रहता है। अगर वो अधिष्ठान शुद्ध हो गया तो अपने आप संज्ञा स्थापन होने लगता है, आंखों की शक्ति बढ़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं ना जिनको दिखाई देना कम हो रहा है, तो वहां पर जो अधिष्ठान है वहां पे आवरण हो गया है, वहां पे स्त्रोतोरोध हो गया है। तो हम जब नस्य देते हैं उसका काम क्या होता है, जब शिरोविरेचन नस्य देते हैं वह स्त्रोतस को जो अवरोध है उसको खोल देता है, तो अपने आप आंखों की रोशनी आ जाती है। कभी कभी ऑप्टिक नर्व में कॉम्प्रेशन आता है, वो कॉम्प्रेशन कोई ना कोई प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर स्त्रोतस का अवरोध है, अवरोधात्मक संप्राप्ति है। तो शिरोविरेचन हम नस्य देते हैं, अवरोध ठीक होता है और पेशेंट को दिखाई देने लगता है। तो ये जो है ना इसका हमें और स्टडी करके और समझना चाहिए। उसी तरह से मस्तिष्क का शुद्धि करना है तो उसके लिए भी हमें नस्य का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह शिरो विरेचन के अंडर में आता है। विरेचन नस्य जो रहता है, ये शोधन शिरो विरेचन नस्य जो रहता है सिर प्रदेश में दोषों का विलयन कर देता है। जो कफ दोष वहां पे संचित है, तर्पक कफ जो विकृतों के संचित है उसको विलयन करके, उत्क्लेश करके और दोषों का विरेचन कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसलिए शिरो रोगों में, ऊर्ध्व जत्रुगत स्थानों के विकारों में शिरो विरेचन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से शिरो रोग अगर हम लोग देखें अलग अलग टाइप के, तो अगर शिरशूल है, सर दर्द की बीमारी है, किसी को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा है और सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, कंटिन्यू सर दर्द होता है, और उसको डिस्प्रिन या क्रोसिन या कोई पैरासिटामोल क्रोसिन वगैरह खा के रहना पड़ता है, कॉम्बिफ्लेम खा के रहना पड़ता है। तो हम जैसे ही नस्य देते हैं शिरोविरेचन नस्य, आप लोग वचा तेल का दे सकते हैं, ज्योतिषमती तेल,
सरसों का तेल या अलग अलग तेल जो शिरो विरेचन करते हैं, वो जैसे डालते हैं सारा स्त्रोतस खुलता है, सर दर्द ठीक हो जाता है। उसी तरह से शिरो गुरुता, हैवीनेस बहुत ज्यादा आ रहा है, उसमें भी शिरो विरेचन नस्से देते हैं, उससे भी पूरी तरह से क्लींजिंग हो जाता है, उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कृमि है, तो कृमि में भी शिरो विरेचन कराना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे जंतु रहते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े भी रहते हैं, वह जाके सर में सर दर्द कर रहे होते हैं, कृमि शिरोरोग बताए हैं, तो उसमें भी हम लोग नीम तेल, करंज तेल, कृमिघ्न का काढ़ा या उसका नशे देते हैं, कृमिघ्न तेल का नशे देते हैं, या फिर नीम का तेल देते हैं। या तो इससे क्या होता है कि सारे कृमि जो है बिलबिलाते बिलबिलाते मर के या जिंदा वो सारे निकल जाते हैं और पेशेंट को वह बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह से साइनोसाइटिस जो रहता है, जो नासागत रहता है, अभी मैंने सिर का बताया, अब नासागत जो व्याधियां होती हैं जैसे कि साइनोसाइटिस रहता है, तो मतलब क्रॉनिक जो जीर्ण प्रतिशय रहता है या पीनस रहता है, उसमें भी नस्य का प्रयोग करते हैं हम लोग बहुत सारे द्रव्यों का, जैसे कि अपामार्ग तंडुल्य का स्वरस का प्रयोग करते हैं, फणिंजक का प्रयोग करते हैं, सरसों का तेल का, वचा तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल, तो इससे क्या होता है साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से डेविएटेड नेजल सेप्टम, अगर वो डेविएटेड है बहुत ज्यादा और उसके वहां पर मार्गावरोध हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है कि कफ की संचिति है, सांस लेने में तकलीफ है, तो वहां पर भी हम लोग ये शिरोविरेचन नस्य देते हैं, तो वो कफ को निकाल देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसीलिए ना हमें, और कभी कभी एलर्जिक रिनाइटिस होता है, कुछ लोगों को अगरबत्ती का भी स्मेल सहन नहीं होता, पोलन ग्रेन सहन नहीं होता है, धूल मिट्टी वगैरह से सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, और उसमें ये हेतु भी रहता है कि अत्यंबु पान रहता है, बहुत ज्यादा पानी पीने का रहता है, सुबह सुबह ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, वह हेतु तो है, लेकिन हमें यहाँ पर जो संचित दोष है उसको निकालना है। जो फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, पैरानेजल साइनस, ये सबको हमें खोलना है, स्त्रोतस खोलना है, तो हमें शिरोविरेचन करना ही पड़ता है। कभी कभी एट्रोफिक रिनाइटिस रहता है, एट्रोफिक चेंजेस रहते हैं, तो वहां पर शिरोविरेचन नस्य नहीं करना है, वहां पर बृहण नस्य करना है, क्योंकि एट्रोफिक सूख गया है वहां पे और उसके वजह से बार बार रिनाइटिस हो रहा है, तो वहां पर हमें बृहण नस्य करना है। इसी तरह से नासागत कृमि रहते हैं जिसको मैगट्स बोलते हैं, तो उसको अगर हमें निकालना है तो हमें शिरोविरेचन नस्य का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाइपर हाइपर थायराइडिज्म रह जाता है या हाइपोथायराइडिज्म रहता है, तो उसमें भी अगर हमें बैलेंस करना है थायराइड का फंक्शन, उसका सिक्रीशन को बैलेंस करना है, तो वहां पर हमें ये नस्य का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। टॉन्सिलाइटिस है, एडोनाइटिस है, एडोनाइट्स ग्लैंड का बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है, फिर पैरोटिड ग्लैंड का पैरोडिटाइटिस, इस ऐसे कंडीशन है, तो वहां पर भी नस्य का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वहां पे अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट है, कफ जैसे सिम्टम है, तो शिरोविरेचन नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कभी कभी लॉस ऑफ स्मेल, अनोस्मिया जो रहता है, गंध एकदम नष्ट हो गया है, तो वहां पर शिरोविरेचन नस्य जो है उसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी ऐसे ग्रंथियां होते हैं, पॉलिप या ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं, जो मतलब वहां पे सर्जरी का इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन अलाउड नहीं रहता, अगर करेंगे ब्रेन पूरा खोलेंगे और वहां पे टेबल पे ही डेथ हो सकती है, और डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग लेजर देंगे या फिर हम लोग केमोथेरेपी करेंगे, या केमोथेरेपी भी बहुत डेंजरस रहती है वहां पे। तो ऐसे कंडीशन में अगर नस्य का प्रयोग कर दिया जाए, तो उसका भी प्रयोग करने से, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाम्बू शूट का नस्य, मतलब जो बाम्बू रहता है, जो बांस रहता है उसका जो अंकुर रहता है या बांस के पत्ते रहते हैं, उसको ले लेते हैं, फिर हल्दी लेते हैं, वचा लेते हैं, इसको पीस के इसका नस्य या इससे सिद्ध तेल का इसका नस्य देते हैं, तो जो ब्रेन ट्यूमर है, तो ग्लियोमा वगैरह जो रहता है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, शिरो विरेचन करता है और वो शोधन कर देता है, इतना बढ़िया काम करता है। उसी तरह से अर्बुद रहा, अलग अलग मेलिग्नेंसी रहा, बिनाइन ट्यूमर रहा, मेलिग्नेंट ट्यूमर रहा, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है और वो भी कफ का इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कफर शिरशुल के माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है, अर्धावभेदक, आधा सर दर्द हो रहा है, उसमें भी शिरोविरेचन नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया रहता है, जो ट्राइजेमिनल नर्व में, यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व में बहुत ज्यादा ये इन्फ्लेमेशन रहता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, और रात के समय में ज्यादा होता है, उसमें भी शिरोविरेचन नस्य देते हैं, कफ का अवरोध है वो पूरी तरह से निकल जाता है, और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए इंटरनल मेडिसिन देते हैं, जैसे कि सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये जब हम देते हैं तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पूरा तरह से ठीक हो जाता है।
कभी कभी हमें वहां पे शमन चिकित्सा भी देना पड़ता है, जैसे महायोगराज गुगुल देना पड़ता है, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, ये सब देते हैं। वात गज अंकुश रस, समीर गज केसरी रस, महावात विध्वंसक रस, एकांग वीर रस, वो तो अवस्था के हिसाब से देखते हैं। तो वह ट्राइजमनल न्यूरल्जिया में बहुत अच्छा, वहां पे स्नेहन होना भी चाहिए, तो उसके लिए नस से ही बहुत बढ़िया रहता है। इसी तरह से मस्तिष्क और मस्तिष्क से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं, उसमें भी अगर विकृति हो गया है तो, और अगर आवरण जन्य संप्राप्ति है तो आवरण को ठीक करने के लिए अलग अलग शिरोविरेचन नस्य देते हैं। तो जैसे कफ का आवरण, मैं यहाँ पे कफ का आवरण बोल रहा हूँ, तो उसको निकालने के लिए शिरोविरेचन नस्य का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मानस व्याधियां जो है, अभी शारीरिक व्याधि हो गया, मानस व्याधियां, उसमें जैसे कफज उन्माद रहा, तो पेशेंट जो रहता है कफज उन्माद में शांत बैठा रहता है, सोचते रहते हैं, मुंह से लार टपकती रहती है, श्वास कास होता है, वो वायलेंट नहीं रहता, वो शांत रहता है, अपने आप ही हंसेगा, अपने आप ही रहेगा, अपनी दुनिया में रहेगा, वो कफज उन्माद रहता है। या डिप्रेशन रहता है, पेशेंट कुछ करना नहीं चाहता, बस ऐसे सोचते रहता है, लेटे रहता है, उसको इतना ज्यादा डिप्रेशन रहता है, पूरा अंधकार हो जाता है, वहां पर शिरोविरेचन नस्य देने से आप लोग वचा तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, इसका नस्य दीजिए, तो उसका डिप्रेशन जो है ना वो निकल जाता है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति ठीक हो जाती है। आप लोग उन्माद और अपस्मार का संप्राप्ति देखेंगे तो अपस्मार में क्या बोला है कि मलिन आहार अगर किया जा रहा है और बहुत ज्यादा दोष प्रकोपित किए हुए आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, उससे संज्ञा व स्त्रोतस, मनोव स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाता है और उसके वजह से अपस्मार नाम की व्याधि होती है। उन्माद में भी यही बताया है। तो ये उन्माद और अपस्मार स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति से हो जाता है। दोष तो प्रकोपित होते हैं, आम संचिति तो होती है, लेकिन स्त्रोत, और कौन से स्त्रोतस, मनोव स्त्रोतस, संज्ञा व स्त्रोतस, तो वहां पे स्त्रोतस को शुद्ध करना है, तो इसलिए शिरोविरेचन नस्य का बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ का आवरण, कफ की वजह से ही डिप्रेशन होता है, मानसिक अवसाद होता है, विषाद होता है, तो इसलिए शिरोविरेचन नस्य का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से सिजोफ्रेनिया जो रहता है मानस रोग में, उसका महत्वपूर्ण मतलब शिरोविरेचन नस्य से ही बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा हो जाता है। इसी तरह से शिरस्तंभ है, उसी तरह से अर्धाव भेदक है, शुक्र रोग है, मतलब जो शुक्र के क्षय के वजह से कुछ बीमारी हो रही है, दंत स्तंभ है, मतलब सब मैंडिबुलर ज्वाइंट अगर बहुत ज्यादा अकड़ गया है, दंत ऐसे जकड़ गए, मुंह खोलने को नहीं आ रहा है, उसमें भी शिरोविरेचन नस्य का फायदा होता है। उसी तरह से वर्तम रोग हो गया, स्कंद रोग हो गया, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसमें भी शिरोविरेचन नस्य का बहुत, जब अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे बहुत अच्छा फायदा होता है। हनुग्रह हो गया, मुख रोग हो गया, जीविका हो गया, गल शुंडिका हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, एड्यूनाइटिस हो गया, गलगंड है मतलब ग्वाइटर हो गया, अक्षिशूल, आंखों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा उसकी वजह से, गल शालुक है, मन्या स्तंभ है, ग्रीवा रोग है, तिमिर व्याधि है जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कफ के आवरण से, उसी तरह दंत शूल है, अंत शूल है, व्यंग है, पीनस है, व्यंग मतलब मिलेजमा, एक्ने जो रहते हैं चेहरे पे, डिक पिगमेंट ऐसे बड़े बड़े पैचेस आते हैं, उसको व्यंग बोलते हैं, मराठी में वांग बोलते हैं और इंग्लिश में एक्ने बोलते हैं, तो उसमें भी शिरोविरेचन नस्य का फायदा होता है। पीनस है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस रेनाइटिस है, कर्णशूल, कान में दर्द हो रहा है, नासाशूल, नाक में दर्द हो रहा है, अर्बुद है मतलब कोई बिनाइंग या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, शिरशूल है, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, स्वर भेद है, आवाज बैठी है, उसमें भी हम लोग शिरोविरेचन नस्य देते हैं तो फायदा होता है। वाकग्रह मतलब बोलना, आवाज ही नहीं निकल पा रही है। कल एक पेशेंट आए थे जो यहाँ पर कैंसर हुआ था, आवाज ही नहीं निकल पा रही थी, उनको भी शिरोविरेचन नस्य दिया ना तो आवाज अच्छे से आने लगेगी। उसी तरह दंत चाल है, अपतानक है, क्रथन है, बहुत ज्यादा पेशेंट चिल्लाता है बार बार, दंत हर्ष है, जैसे यहाँ पर लगता है कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है मतलब इरिटेशन हो रहा है ठंडा खाने से, दांत कमजोर है, दंत हर्ष है, गदगदत्व है, शाहरुख खान की तरह बहुत ज्यादा किरण बोल रहा है, उसमें भी वहां कफ का आवरण की वजह से गदगदत्व, मिनमिनत्व ऐसा रहता है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। आप शाहरुख खान को मेरे पास भेज दीजिए, या आप लोग शाहरुख खान को बुलाइए अपने क्लिनिक में और उसको नस्य देंगे तो उसका जो गदगदत्व है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से मैं इसलिए आप लोग को ये बताता हूँ कि देखिए आप लोग ऐसा सोचिए कि आयुर्वेद से हम किसको नहीं ठीक कर सकते हैं, हम शाहरुख खान को भी ठीक कर सकते हैं। फिर उसी तरह से नेत्र रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है, अपतंत्रक में भी शिरोविरेचन नस्य का फायदा होता है। अब मैं कल बृहण नस्य, शमन नस्य के बारे में कल बताऊंगा। हम लोग नस्य को पूरा बहुत लंबा चलाएंगे, आप लोग को बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा मैं। आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है आप लोग पूछिए इनबॉक्स में, मैं आप लोग को कल बताऊंगा। एक लेक्चर में नस्य नहीं हो सकता, इसके लिए और मुझे लेक्चर का टाइम चाहिए, ठीक है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं आप लोग से जो भी बताता हूँ, आप लोग को जो भी चीज समझ आ रहा है तो बोलिए, नहीं समझ आ रहा है तो भी आप बताइए, मैं उसको और अच्छे से बताने का कोशिश करूंगा। मेरा 20 साल का प्रैक्टिस है तो, और मैंने अपने सर के पास 12 साल सीखा है, तो मेरे सर ने मुझे बोला है कि तुम आयुर्वेद सिखाओ सभी लोगों को और दिल खोल के सिखाओ।
जी। अभी देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सभी में श्रेष्ठ। आप लोग देखेंगे कि एक ना एप्पल का जो ट्रक होता है, ऐसा सोचिए कि एक ट्रक में बहुत सारे एप्पल आ रहे हैं जो कश्मीर से आ रहे हैं। तो उसमें से जो अच्छा वाला एप्पल है वो चुना जाता है, और उसका फिर हम लोग देखते हैं। आप कहीं पर भी सब्जी वगैरह भी लेने जाते हैं तो अच्छा अच्छा टमाटर, अच्छा अच्छा आलू लेते हैं, और जो बेकार होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है ना, तो आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जितने बीएमएस डॉक्टर हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ लोग जो हैं वो आयुष दर्पण पे हैं। हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को ले लेते हैं, उनको हम, हमारा संगति वैसा है, अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आ जाते हैं। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ बोलता हूँ। जैसे कि हम लोग एप्पल का मैंने एक एग्जांपल दिया, अच्छे बड़े बड़े एप्पल जो टेस्टी एप्पल होते हैं उसको हम लोग ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इसलिए आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक, आप सभी लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोग सबको रेस्पेक्ट करते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं सर, नस से ब्रेन में जाके ऑब्जर्व होता है, मिल्क का भी नस से दे सकते हैं क्या? 100% ब्रेन में जाके ऑब्जर्व होता है। मज्जा धातु को वो ब्रीहन करता है, शोधन करता है, फिर शमन करता है वहां दोषों का। मिल्क का भी नस से दे सकते हैं क्या? 100% मिल्क का नस से देते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया कि अगर अभिसंध हुआ है, मतलब कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो स्त्री का जो दुग्ध आता है, ब्रेस्ट मिल्क आता है, उसका नस से दीजिए, अभिसंध इमीडिएट कम हो जाता है। तो मिल्क का नस से तो बोला है। ऐसे और भी एग्जांपल है, मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ। डॉक्टर सविता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकजा पाटिल जी बोल रहे हैं कि रेगुलर यूज के लिए आरोग्य का कौन सा तेल यूज करें? सबसे अच्छा तो तिल तेल का है, अणु तेल है, षडबिंदु तेल है, पंचेंद्रीय वर्धन तेल है, बहुत सारे तेल हैं, उसका प्रयोग करिए। मैं अपने पेशेंट को 101 आवृत्ति वाला शीरबला तेल, मृदु पाकिए, उसका प्रयोग करता हूँ। वो 2,500 रुपये लीटर है, उसका प्रयोग करता हूँ। मेरे पेशेंट दो दो बोतल रोज सुबह, मतलब 30 ml सुबह, 30 ml शाम को लेते हैं। उससे आंखों का रोशनी अच्छा हो जाता है। कान का जो प्रॉब्लम है, टिनाइटस वगैरह, वो भी ठीक हो जाता है। फ्लोटर सारे वो ठीक होता है। मैकुलर डिजनरेशन ठीक होता है। रेटिनल पिगमेंटोसा वो ठीक होता है। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना का एट्रोफिक चेंजेस, ये सब ठीक होता है। फिर बाल अच्छे हो जाते हैं, कंधे अच्छे हो जाते हैं, जो भी ऊर्ध्व जत्रुकत व्याधियां है ना, सब ठीक होता है। ये मैं यूज करता हूँ। आप लोग भी अलग अलग तेल का प्रयोग करिए, आपको भी बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर रचना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद साहू जी बोल रहे हैं सर, मर्श प्रतिमर्श वृद्ध शमन नस्य कितने कितने ड्रॉप्स देंगे, साथ ही अलग अलग नस्य में कौन कौन सा तेल का प्रयोग करेंगे? इस पर तो मैं लेक्चर, आगे के लेक्चर आप सुनिए तो आपको बहुत मजा आएगा। उसमें कितनी मात्रा अपने ग्रंथों में बताया वो मैं बताऊंगा आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं एपिलेप्सी में क्या दे? एपिलेप्सी जो है उसको हम एपिलेप्सी नहीं बोलते, अपस्मार बोलते हैं। स्मृति अपगम अपस्मार, स्मृति का अपगम होता है, तो वहां पे संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य, जैसे वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, मालकांगनी तेल जो बोलते हैं, मतलब संज्ञा स्थापन गण में जितने द्रव्य हैं उसका नस्य देते हैं, तो अपस्मार में बहुत अच्छा फायदा होता है, संज्ञा स्थापन होता है। उसी तरह से संजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सा हैं। गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी बोल रहे हैं कि सर, आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, spondylitis, hair growth, improving eye strength by applying necessary proper procedure as advised by you along with medicine you suggested। 100% मुझे इतना खुशी हो रहा है कि आप ऐसे ही अच्छा प्रैक्टिस करिए, और आपको जब फायदा होगा ना, तो आपका नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा कि हमारा बेटा देखो कितना बड़ा डॉक्टर है, इतने सारे पेशेंट को ठीक कर दिया, चैलेंजिंग केसेस सॉल्व कर दिया। तो मैं आपके साथ में हूँ हर समय। कविता जी बोल रहे हैं सर, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव किड्स को अगर उसको नस से देना है तो कौन सा मेडिसिन? एक देखिए, अटेंशन डिफिसिट है तो उसको अटेंशन तो देना जरूरी है, प्यार देना जरूरी है। हाइपर एक्टिव है मतलब बात का प्रकोप है, बात का चल गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसमें आप शमन नस्य दें और बृहन नस्य दें। तो क्षीरबला तेल का नस्य अगर दे दिया जाए तो हाइपर एक्टिविटी जो है वो शांत हो जाती है। और बुद्धि स्मृति बढ़ाना है तो पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, ब्राह्मी तेल है, ब्राह्मी तेल से स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है, माइंड पे वो शामक प्रभाव करके मेध्य कार्य करता है, इसलिए उसका प्रयोग करिए। डॉक्टर कविता जी बोल रही हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चों में शोधन नस्य और शमन नस्य, हाइपर एक्टिव है ना, चल गुण से बढ़ा हुआ है, तो वहां पे शमन नस्य देना चाहिए। शमन मतलब वायु को शमन करना है, हमें शोधन की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही एक्टिव है, वहां पे नाक तो ना ब्लॉक हुआ है। अगर नाक ब्लॉक हुआ है, कफ का वजह से अवरोध है, तब वहां शोधन देना चाहिए। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं संधिवात में बृहन नस्य, बराबर बृहन नस्य देते हैं हम लोग, शमन नस्य देते हैं। आशा टंडेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
आप सब के सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। कविता जी बोल रही है 16 ईयर बॉय बॉय में वॉइस थिन हो गया है ज्यादा, देयर इज नो हिस्ट्री, क्या हम नस से देख के ठीक कर सकते हैं, विच मेडिसिन से। मेरे एक सीनियर थे जब मैं बीएमएस कर रहा था, तो पहले उनका आवाज था ना लड़की की तरह था, जैसे कोई लड़की बोल रही है उस तरह का था। तो सर ने क्या बोल किया कि ये जो रहता है ना ये जो लता करंज होता है, लता करंज के 2 बीज लिए और उसको मुंह में डाल के ऐसे डाल दिया, बड़ा वाला लता करंज का बीज, और उनको बोला कि रोज चिल्लाओ तुम। और इंटरनल मेडिसिन में अक्कल कारा का और स्वरभेद कषाय जो वैशेष रत्नावली में, उसमें क्या क्या है मैं बताऊंगा, वो पीने के लिए उनको दिया और नस से दिया उनको। उनकी फिर आवाज न 1 महीने के अंदर मेल वॉइस हो गया पूरा, मतलब यहाँ जो एडम्स एप्पल होता है ना उसमें इतने चेंजेस हुए। और उनको बोला कि जोर से चिल्लाओ तुम, 1 घंटा रुक रुक के चिल्लाओ, तो लड़की की आवाज बॉय की आवाज में हो गई। मैं वो सीनियर को लाऊंगा, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है और बहुत फेमस है वो डॉक्टर, और एचओडी है संहिता डिपार्टमेंट के। मैं उनको कभी लेके आऊंगा, वो खुद बताएंगे पहले लड़की की तरह आवाज, वो जब भी बोलते थे ना तो लगता था कि कोई लड़की यहाँ बात कर रही है, ऐसे कचर पचर कचर कचर बात कर रही है, पतली आवाज थी बहुत ज्यादा। अभी उनकी आवाज इतनी अच्छी हो गई। वो आयुर्वेद का कमाल है, सच में फायदा होता है, नस्से का भी होता है। और वो जो बोलते हैं ना उद्घोष, उस तरह से आवाज करना है तो वोकल कॉर्ड खुल गया उनका, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं सर क्यों विरेचन के बाद नस्य निषेध बोला गया। विरेचन जब हम लोग करते हैं तो शरीर में एक तरह से शोधन प्रक्रिया है, तो वायु का प्रकोप हो जाता है। तो हमें एक साथ सब चीज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि शरीर को बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है। जैसे वमन कराने के बाद नस्य नहीं बोला है, विरेचन कराने के बाद नस्य नहीं बोला है, बस्ती के बाद हम कर सकते हैं, लेकिन वमन विरेचन एक तरह से थकावट वाला चीज है, उसमें ना बॉडी को रिलैक्स होना जरूरी है। मतलब बॉडी में क्षय होता है एक तरह से, दोष सारे निकल गए और उसी टाइम पे हम नस्य देंगे तो बॉडी को ओवरलोड हो जाएगा। तो इसीलिए उस टाइम पे रिलैक्स होने के लिए नाड़ी को, मांस को, मांस धातु को, नर्व्स को रिलैक्स होने के लिए नस से नहीं देना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्क क्यों कराना है? आपने 12 घंटा पढ़ाई किया और उसके बाद में मैं बोलूंगा कि फिर पढ़ाई करो, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नस्य का ओवर मतलब ये पंचकर्म जो है एक साथ सारा नहीं करना चाहिए, कॉकटेल बना के खिचड़ी नहीं बनाना है हमें, ठीक है। डॉक्टर विकास जी, मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, शास्त्र वाला मैं बताऊंगा तो ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं वाय वमन के बाद नस्य निषेध किया गया है, सर विरेचन के बाद ही क्यों निषेध? वमन के बाद भी निषेध नहीं किया, ऐसा नहीं है। वमन अच्छा आप उल्टी करें और तुरंत नस्य देंगे, ऐसा नहीं बोला है। वमन के बाद हम लोग धूमपान बोलते हैं, वो सब बोला है, लेकिन क्योंकि कफ को निकालना है हमें, तो वमन के बाद हम लोग प्रधमन नस्य या धूमपान ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तेल का नस्य तो अलाउ नहीं है वमन के बाद, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। विरेचन के बाद तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। धूमपान बस बोला है, क्या बोला है उसको ध्यान से देखिए, वो क्या बोला है। धूमपान होता है प्रधमन नस्य दे सकते हैं कफ को निकालने के लिए। नॉर्मल तेल का नस्य वमन के बाद तो मैं तो नहीं अलाउ करूंगा, उसको नहीं देना चाहिए। डॉक्टर योगेश्वर जी बोलते हैं कि जो पेशेंट नस्य नहीं लेना चाहते उनको क्या करें? आप उनको मेरे पास भेज दीजिए सर, जो आपके पास नहीं लेना चाहते हैं उनको मेरे पास भेजिए, मैं उनको गिफ्ट में नस्य दूंगा और वो उनको इतना मजा आएगा। और आप भी खुद भी आ जाइए सर। आप कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पेशेंट नहीं, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और नस से लेती है दुनिया देने वाला चाहिए, वो उस पर है। मेरे पास आज भी 2-3 पेशेंट मिलने के लिए आए कि डॉक्टर हम मिलने आए हैं आपसे, हमें इलाज बाद में करना है, केवल हम आपसे मिलना के लिए आए। मैंने सारे रिलेटिव सबको लिटा लिटा के नस से दिया, वो बोले वाह बड़ा वाटते, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, नस से लेती है दुनिया नस से देने वाला चाहिए। वो हमारा हाथ गुण होता है, हमारा काउंसलिंग होता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो ऐसा बात होता है, ठीक है। जो आपसे नहीं लेना चाहते उनको मेरे पास बोलिए, मैं उनको नस्से देके उनको फैन बना दूंगा नस्से का। वो मांग मांग के नस्से लेंगे कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, ठीक है। वैद्य अवंतिका सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, ककक किरण, मतलब आप लोगों से लोग को सिंपल वे में समझाते हैं सर, पित्त के आवरण में क्या नस्य चलेगा? पित्त के आवरण में चलेगा ना, आप चंदन लाक्षादी तेल का नस्य दीजिए। पित्त का अगर उसमें आवरण है, पित्त के जन्य संप्राप्ति है, तो शमन का चंदन का तेल है, बहुत बढ़िया नस्य करता है। मैं शीर वाला तेल का भी देता हूँ, तो पित्त का आवरण में नस्य चलता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टिंकल यादव जी, और या माइग्रेन जब होता है तो वो पित्त शिराशूल होता है, हम नस्य देते हैं तो अपने वो फायदा हो जाता है। तो नस्य तो हर कंडीशन में चलता है, बस ये है कि शोधन होने के बाद तुरंत नस्य नहीं देना चाहिए। उल्टी बहुत ज्यादा हुआ, आप तेल का नस्य देंगे तो पेशेंट को और उल्टी आ सकता है,
तो वहां तेल का नस्य नहीं देना चाहिए, स्नेह का नहीं देना चाहिए। विरेचन में पेशेंट खुद ही एग्जॉस्ट हो जाता है और उसमें आप नस्य देंगे तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए वहां पे नस्य मना किया गया है। टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। उमा रानी जी, महान काली जी प्रणाम आपको। आपका नाम ही इतना पवित्र है, उमा रानी महान काली। आपके बाद अभी देखिए महान काली जी का हो गया तो लक्ष्मी जी आ गई। वाह 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 वाह, देखिए कितनी सारी देवियां हमारे आयुष दर्पण पे हैं। उमा रानी, महान काली, लक्ष्मी जी, कितने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। डॉक्टर नमस्ते, लक्ष्मी जी प्रणाम आपको। वैद्य जगजीत मोघा जी बोले कफावृत वात में कौन सा नस्य देना चाहिए। कफावृत वात में आप लेखनीय द्रव्य का भी नस्य दे सकते हैं, हरिद्रा तेल का दे सकते हैं, नीम तेल का, करंज तेल का, शीर मतलब वहां पे कफ का आवरण निकाल, कभी कभी हमें लहसुन आदि तेल का नस्य देना पड़ता है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जो तीक्ष्ण नस्य जैसे बच्चा तेल, ज्योतिषमती तेल, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। चित्रक आदि तेल का नस्य जब देते हैं तो नेजल पॉलिप में बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं नस्य में वसा और मज्जा को उल्लेखनीय है। अच्छा कविता जी, आप वसा का नस्य डालेंगे क्या नाक में, मज्जा का डालेंगे? कितना हैवी होता है, नाक को ब्लॉक कर देगा, वो निकलेगा ही नहीं वसा और मज्जा। हमें वो चीज डालना है जो नाशा ही शीर्षोद्वारम, वो जो क्रिप्रीग्राम फॉर्म जो प्लेट है वहां में जो होल होता है उसको अवरोध नहीं करना है हमें। वसा और मज्जा तो अवरोध कर देगा, ब्लॉक कर देगा, पेशेंट मर जाएगा वहां पे हमें अवरोध नहीं करना है। हमें तेल इसलिए डालना है क्योंकि वो उसकी विस्कोसिटी कैसी होती है, वो तुरंत ब्रेन में चला जाता है। फैलने वाला भी तो चाहिए ना, वसा मज्जा थोड़ी ना फैलेगा। वो हम खा सकते हैं, जाठरने की प्रक्रिया होगी तब वो पचेगा, तब उसका काम होता है। वसा मज्जा गुरु होता है, उसको कभी नशे में नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक बार मैंने एक सीनियर को देखा था, उन्होंने ठंडा मोचरस सिद्ध तेल जो था एकदम ठंडा चिल्ड शीर वाला तेल, उसको फ्रोजन शोल्डर में नस से दे दिया। और वो जैसे ही दिया ना तो पेशेंट को इतना ज्यादा सीवियर हेडेक हुआ, इतना ज्यादा सीवियर हेडेक हुआ कि आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मतलब इतना ठंडा तेल का नस से क्यों दिया उन्होंने? तो मतलब इसी तरह से वसा और मज्जा का देंगे, ब्लॉक कर देगा तो पेशेंट को फिर चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा। इसलिए वसा और मज्जा का कभी नहीं देना चाहिए। मिनल गुप्ता जी बोल रहे हैं सोरियासिस में अगर आपका सोरियासिस का पेशेंट वात वाला है तो आप वात शामक जो नस्य है वो भी ऐसे नस्य देना है, पैलेटेबिलिटी देखना है। ऐसा नहीं है कि महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, ऐसे जो बहुत ज्यादा तीखे वाले नस्य हैं वो दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुट्टम चुक्यादी नस्य बिल्कुल नहीं देना है, मूरी वेणा तेल बिल्कुल नहीं देना है। पैलेटेबिलिटी देखना है कि कौन सा नस्य पेशेंट ले सकता है। और मृदुपाकी जो तेल होता है उसका ही नस्य दें। तो सोरियासिस में जैसे 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल दे दीजिए तो वो जाता है, और सोरियासिस में जो ये ड्राइनेस है वो कम कर देता है। शीर वाला तेल पित्त वाले में भी काम करता है, कफ वाले में वचा तेल, ज्योतिषमती तेल वो काम करता है। मतलब जैसा दोष वैसे नस्य, और मृदुपाकी होना चाहिए। अभी मैंने वो प्रभात पांडा जी को वचा तेल का नस्य भेजा है, तेल 1 लीटर, 101 आवर्ती वाला है, मृदुपाकी है। तो सर ने 30 ml डाल दिया तो पेशेंट को इतना अच्छा लग रहा है ना, और वो जल भी नहीं रहा वचा तेल होने के बाद भी। नॉर्मली मार्केट से आप लेके आएंगे 2 ड्रॉप डालेंगे तो पेशेंट चिल्लाता है, ऐसे इतना ज्यादा चिल्लाता है, इतना जलन होती है क्योंकि खर पाक होता है। तो इसीलिए आपका जो तेल है मृदु पाकी होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तभी फायदा करेगा, ठीक है। कोई भी चीज कभी भी कैसे भी नहीं डालना है, हमारा जो मेडिसिन है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर दीपक निगम जी प्रणाम सर। नेत्र व्याधि के लिए नस्य 100%। आप लोग को नस्य का तेल चाहिए तो आप लोग को मैं एक एक गिफ्ट दे सकता हूँ, शीर वाला तेल का नस्य। मेरा तेल आप लोग खुद भी नस्य लीजिए, आंखों के लिए अच्छा होता है, आप लोग को नींद अच्छी आएगी, एंग्जाइटी प्रॉब्लम ठीक होगा, डिप्रेशन ठीक होगा। आप लोग को जिसको चाहिए मेरे को मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उसमें आप लोग मैसेज करिए, मैं आप लोग को भेज दूंगा। तो वो नस्य इतना अच्छा तेल है ना, इतना बढ़िया तेल है, आप लोग खुश हो जाएंगे कि कितना अच्छा है। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी बोले स्लीप एपनिया में कौन सा, मैं तो शीर वाला तेल का ही देता हूँ, मृदु है, मृदु पाकी है, 101 आवर्ती का, उसका फायदा होता है। बाकी आप देखिए ना, अणु तेल, षड बिंदु तेल, कौन सा आपके पेशेंट को लेने के लिए इजी जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार नस्य किया वो पेशेंट आया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट हमारे पास आना चाहिए कंटिन्यू, उसको विश्वास जागना चाहिए। नहीं तो आप कोई तीखा तेल एक दिन डाल देंगे, बाद में वो नहीं लेगा, पेशेंट अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसा प्रैक्टिस हमें नहीं करना है। डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं सर ओल्ड केस ऑफ पैरालिसिस में नस्य के देने पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य दीजिए, पैरालिसिस में बहुत बढ़िया काम करता है। ओल्ड से ओल्ड केसेस में तो मेरे को फायदा होता है। डॉक्टर प्राची जी बोल रहे हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होल में एयर ड्रम में क्या दें। इसमें इंदुवटी, आपको मालूम है इंदुवटी, सारीवादी वटी, नारसिंह रसायन,
फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, ये सब में जब देते हैं तो बहुत अच्छा वो जो मेम्ब्रेन का होल है ना वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है। आप पेशेंट का मुझे हिस्ट्री बताइए, हेतु संप्राप्ति बताइए, तो मैं और अच्छे से आपको दवाई बता सकता हूँ। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी बोल रहे हैं रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो तो कौन किसका नस्य दें। रेटिना में प्रॉब्लम है तो मैंने बताया ना, अभी इतना सारा चल रहा है ना, शमन और बृहन नस्य दे दीजिए। आपको रेटिना में क्या प्रॉब्लम है, मैकुलर डिजनरेशन है क्या, मैकुलर डिस्ट्रॉफी है, एट्रोफी है, वो थोड़ा बताइए तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर जगजीत मोघा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री कल्याण आयुर्वेद दर्शन बोल रहे हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्ली डिस्चार्ज में क्या दें। इसमें आप वृक्ष द्रव्य जो है, जैसे कि कपि कच्छू सिद्ध तेल, इसी तरह से मुसली से सिद्ध तेल, अश्वगंधा तेल, इसका नस्य या अश्वगंधा घृत का नस्य देंगे ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाता है। अर्ली डिस्चार्ज में भी एक तो हेतु बंद करना है और ऊपर से हमें वृक्ष दवाइयां देनी है। अर्ली डिस्चार्ज में शुक्र स्तंभन करने वाली दवाई देनी है और हमें वृक्ष दवाइयों का, अश्वगंधा घृत है, विदारी घृत है, कुष्मांड घृत है, इनका नस्य देने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाता है, इरेक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर ब्रेन से रिलेटेड अगर ये प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर, शिराशुल इंसोम्निया में कौन सा, मैं शीर बला तेल का देता हूँ, शुद्ध बला तेल का देता हूँ, धनवंतर तेल का देता हूँ, जो मतलब 101 आवर्ती वाला मृदु पाकी रहता है। ये मेरा अनुभव है, बाकी आप देखिए। डॉक्टर श्री कल्याण आयुर्वेदाश्रम ल्यूकोडर्मा में क्या दे। ल्यूकोडर्मा में अगर नस्य पूछ रहे हैं, केवल नस्य, तो उसमें वर्णगन से सिद्ध किया हुआ तेल, चंदन का तेल, दारू हरिद्रा का तेल, हल्दी का तेल, जो वर्णगन के तेल हैं उसका नस्य देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष जी बोल रहे हैं तेल नस में लगाना और ड्रॉप डालना क्या सही है, नासों में तेल लगाने से भी लाभ होता है या नहीं। होता है लेकिन उतना फायदा नहीं होता है, नस से का मतलब हमें नस से ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है। डॉक्टर हरकिरण जी बोल रहे हैं हाइड्रोसिल ट्रीटमेंट, इसको आप संभाषण में लाइए तो मैं हाइड्रोसिल का बताऊंगा। श्री कल्याण जी बोल रहे हैं सोरेसिस में, इसका मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि टाइम हो गया, मुझे जाना है अभी, मैं आपको सब बता दूंगा। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोले हल्दी, सौंठ, टंकन, शंख, भस्म, अदरक, स्वरस, त्रिफला, मुलेठी आदि के नस्य का इमरजेंसी मेडिसिन में कोई यूज का कोई अनुभव। बहुत सारे अनुभव है, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन सेशन में जाना है, मैं इस पे कल चर्चा करूंगा, हम लोग इस पे जरूर बात करेंगे, आप याद दिलाएगा मिश्रा जी। आशा जी बोले पैतृक व्यायाम में कौन सा शिरोविरेचन नस्य इफेक्टिव है। इसमें ज्योतिषमती तेल बहुत बढ़िया काम करता है। पैतृक व्यंग जो है तो उसमें हमें पित्त का भी शमन करना है और फिर वहां पे व्यंग है, तो इसमें जो है ना अपना वर्णगन का, वर्णगन में ही जो जो तीक्ष्ण द्रव्य वो निकालना है हमें। हल्दी है वो उसका शिरोविरेचन नस्य देंगे तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। दारू हरिद्रा का तेल ये सब मिलता है यहाँ पर, मैं आपको चाहिए तो आशा जी मैं भेज दूंगा, बहुत अच्छा फायदा करता है पैतृक व्यंग में, तो बहुत अच्छा काम करता है। रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री कल्याण जी बोल रहे हैं हाइपरटेंशन में आप नस्य से पूछिए अभी क्वेश्चन, इंसोम्निया में कौन सा नस, इंसोम्निया में मैं शीरबला तेल का देता हूँ। मेलेस्मा में जो भी ये आते हैं ना कुंकुम आदि तेल, उसका नस्य देते हैं हम लोग, तो बहुत बढ़िया काम करता है। अगर बाल झड़ रहे हैं तो नीली भृंग्यादि तेल, महाभृंगादि तेल उसका देते हैं। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं पीसीओडी में विच मेडिसिन इफेक्टिव फॉर नस्य। पीसीओडी में शीरबला तेल, सहचरादि तेल, महानारायण तेल, इन सब का बहुत अच्छा फायदा होता है। मधुमेह में क्या दे, आपके जो प्रश्न है ना मैं सब बताऊंगा, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं श्री कल्याण जी, मैं सब बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम हो गया है। प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी बोले नस्य कौन से टाइम में दे, उसके लिए बताया ना कि नहा के नहीं देना है, खाना खा के नहीं देना है, जो टाइमिंग बताया वो मैं कल बताऊंगा आपको। डॉक्टर मेघा दवे जी बोल रहे हैं कि नस्य रूम टेम्परेचर पर रहता है तो चलता है, हाँ चलता है। मीनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कि करंज ऑयल का नस्य में क्या ट्रीटमेंट दें। नहीं, करंज तेल का नस्य हम ले सकते हैं, हम लोग देते हैं करंज तेल का, कृमि जब रहते हैं तो देते हैं हम। डॉक्टर पंकजा पाटिल जी बोल रहे हैं रिकरेंट नौशिया में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सब कुछ टेम्पररी रिलीफ है क्या आप दे। इसमें दीपन पाचन करिए और छर्दिग्न गण के द्रव्य जो हैं, छर्दिग्न गण के द्रव्य और लंघन कराना बहुत अच्छा है। लाजा जो रहता है, जो मराठी में लाया बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं हिंदी में खिल बोलते हैं, उसको पीस के पाउडर जैसा बना के फिर दूध में डाल के वो खाने के लिए दें। मिश्री और इलायची दें, उससे उल्टी बंद हो जाता है। त्रिफला को जला के उसका मशी राख दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर कैलाश जी बोल रहे हैं कि सर सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, इट्स मी डॉक्टर कैलाश कोटा राजस्थान। जी मैं जरूर दूंगा, अभी दूंगा। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कोई सोबिट्रेट नेफिडवेन का नस्य सब्सटीट्यूट है।
नहीं, मैं ऐसा पढ़ाई नहीं करता हूँ। एलोपैथी और आयुर्वेद का मैं ऐसे नहीं पढ़ाई करता हूँ। आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ और फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं। आप सब के सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग को सैल्यूट करता हूँ मैं कि आप लोग इतना अच्छा आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और मुझे दिल से खुशी हो रही है आपसे बात करके। आप लोग के जो भी प्रश्न है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है तो आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आइए, हम लोग बहुत बढ़िया बात करेंगे। आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखिए। इस तरह से ज्ञान आदान प्रदान होगा तो बहुत अच्छा, सबको फायदा होगा। मैं सबको बहुत दिल से मानता हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है। डॉक्टर छगन लाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अभी मुझे जाना है। हम लोग कल फिर से नस्से पे और डिस्कस करेंगे 7 बजे। कल संडे है तो टाइम मिलेगा, हम लोग चर्चा करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।